champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें कि एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हमारे खत्म हो गए हैं। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द थर्ड वन विच इज अबाउट क्रॉप प्रोटेक्शन मूवमेंट। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मूवमेंट क्या होता है, वर्ड ऑलरेडी आपको बता रहा है। We need to protect our baby. That means we need to protect the crops, we need to protect the plant crops, whatever you may say. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि भाई आपके जो भी क्रॉप्स इतनी मेहनत करके हमने बीज बोए थे, उसके बाद हम उसको नर्चर कर रहे थे, यानी कि रोज उसका ध्यान रख रहे थे, देखभाल कर रहे थे, पानी दे रहे थे, खाना दे रहे थे, सो दैट कि वो ग्रो करे और अच्छी सी हार्वेस्ट हमें दे। तो अब उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी अगर आप बीज को बोगे या फिर अगर आपका एक देखो, मैंने इसको बिल्कुल जब लेक्चर की स्टार्टिंग की थी, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी, वहाँ पर भी मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जैसे एक बेबी को हमें नर्चर करना होता है और साथ ही साथ हमें उसको नेगेटिविटी यानी कि उसके गिरने से, उसके कुछ गलत ना खाने से उसको प्रोटेक्ट करना होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी कि कोई आपकी जो क्रॉप्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या है, वी नीड टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए और उनसे हुई बीमारियाँ, इनसे हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और साइड में जो आप देख रहे हैं ये इसी तरीके का एक ऐसे कि किस तरीके से वीड पूरे क्रॉप्स में फैल जाते हैं। वीड्स बेसिकली होते हैं अनवांटेड प्लांट्स। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पे बता भी देती हूँ। वीड्स हमारे हुए अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है। साथ ही साथ जो आपके पेस्ट हैं वो भी रहते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट पूरे क्रॉप्स को ना इंसेक्ट्स अगर खा जाते हैं या फिर उनपे कोई ना कोई इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि किस तरीके से पूरे में फैल गए हैं, छोटे छोटे से पूरे में फैल गए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो वो जरूर लेंगे ना। तो ये वीड्स के साथ या फिर इंसेक्ट्स के साथ या फिर रॉडेंट्स के साथ होता है। ठीक है। चलो, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। सबसे पहले तो आपका जो कल्टिवेशन आपने किया है वहां पर वो प्लांट्स जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो अगर होते हैं तो उनको हम वीड्स कहते हैं। नाउ दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। अब वो क्यों है, यहाँ पर कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई उनका पर्पस क्या है, आप ये बताइए। तो उनका पर्पस बहुत सिंपल है कि दे नीड फूड, है ना, तभी वो आपके क्रॉप्स में बीच में है। तो जब आप अपनी क्रॉप्स को पानी देते हैं, उनको फूड, उनको नरिश करते हैं, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं जो कि सॉइल के द्वारा मिलती है या एयर से उनको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट वो खुद भी कहीं ना कहीं पे कंज्यूम करते हैं। स्पेस चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, ऑब्वियसली दे नीड स्पेस एंड लाइट, वो तो मिल ही रही है। तो इसके लिए वो उनका मेन चैलेंज है, ये इसके लिए वो लड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो वीड्स के बारे में लिख देती हूँ। जैसे आप लोगों ने अगर देखा हो, अगर किसी आप लोगों में से कोई भी गांव में जाता है, किसानी है, खेती है, करते हो किसानी मतलब, तो वहां पर आपने सुना होगा घस नाम की, है ना, एक मोटा करके कुछ होती है, घस नाम की करके होती है, घुकरू जो भी उसे बोलते हैं, ज़ैंथियम अगर मैं उसका नाम लूँ तो वो आपके रहते हैं। ठीक है ना। ये बुक में हमें ज़ैंथियम है, एक आपका पैरानीथियम है करके ऐसा कुछ है। ऑल्दो इनको पूछा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, MCQs जो है, वहाँ पर आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। सो दे टेक अप द न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सो बेसिकली इनका काम क्या है कि वो एक तो आपकी क्रॉप के न्यूट्रिएंट को ले लेंगे, है ना, और आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ है इवेंचुअली वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। ठीक है ना। तो ये वीड्स के साथ होता है। चलिए, मूविंग बैक टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव इंसेक्ट एज पेट्स, यानी कि वो हमारे छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ऑलरेडी पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, अलग अलग तरीके के ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, रेंगते रहते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। वो करते क्या है ये देखते हैं। सो दे कट द रूट। उनका फंक्शन क्या है, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ, या तो वो आपकी लीफ को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे प्लांट को, है ना। जैसे अगर अच्छा खासा कोई प्लांट ग्रो कर गया है और उसमें कीड़े लग गए हैं, जैसे कि आम भाषा में बोला जाता है कि इनको बचा के रखो, इनमें कीड़े ना लग जाएं। तो कीड़े लगने का मतलब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं अगर जड़ पे अटैक करेगा तो वहां से प्लांट मर गया एकदम ही,
स्टेम पे अटैक करेगा तो वो ग्रोथ उसकी खत्म हो जाएगी, है ना। लीव्स पे अटैक करेगा तो वो उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं पे लीव्स खत्म होंगी तो फूड खत्म होगा एंड इवेंचुअली आपका प्लांट मर जाएगा या आपकी क्रॉप मर जाएगी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे सक दी सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के बहुत सारे हिस्से में फैले हुए हैं, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पे सेल सैप को सक कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सक कर पाते हैं, ठीक है। ऑल्सो दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, वो क्या करते हैं, फ्रूट्स के अंदर घुस जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कीड़ा लगा हुआ फ्रूट आता है, तो वो कीड़े कैसे लगे हैं उस क्रॉप में, वो क्रॉप अच्छी नहीं होगी। कई बार देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा सस्ता कोई फल बिक रहा होता है ना, तो उसमें देखोगे कि सेब है काला हो रखा है, या आपका चलो बनाना तो थोड़े टाइम बाद सड़ने लगता है, बट अगर कोई भी में ऐसे आम हो गया उसमें सड़न आ जाती है, वो गंदा होने लगता है, अंदर से देखते हैं तो कीड़ा भी निकलता है कई बार। कितनी सारी, जैसे आपका मटर हो गया, मटर के साथ आपकी जो कैबेज हो गई, इन सब में कीड़े पाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो इसीलिए ही होते हैं बिकॉज उनकी फसल के वक्त पे ये ध्यान नहीं दिया गया, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप उसके अंदर ग्रो कर चुका है, ठीक है। Thus they affect the health of the crop and reduce the yield। इसलिए वो क्या करते हैं, इवेंचुअली वो ऑब्वियसली आपकी जो ग्रोथ है क्रॉप की उस पर अफेक्ट करेंगे, और जो उसकी उपज है, जो उसकी यील्ड है, वो कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होगी और अफेक्ट होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर आर सम पैथोजेंस ऑल्सो। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, सिर्फ फिजिकली दिखने वाले इंसेक्ट्स या वीड्स हमारे प्लांट्स को खराब करते हैं, ऐसा नहीं है। नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ माइक्रोब्स, कुछ इस तरीके के माइक्रोब्स भी हैं जो कि है तो माइक्रोस्कोपिक, जो कि आपको दिख तो नहीं रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी प्लांट को, जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को या फिर एनिमल्स को फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस अटैक करते हैं। वायरस का अच्छा खासा एग्जाम्पल आपको कोविड पता है। बैक्टीरियल बीमारियां हमें होती हैं, बुखार होता है, बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, लड़ता है, हमारी इम्यूनिटी उसके लिए लड़ती है। तो इस तरीके की जो पैथोजेंस हैं ये क्रॉप्स के साथ भी होते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं एंड डिसीज फैलाते हैं, ठीक है। सो पैथोजेंस दैट कॉज डिसीज इन प्लांट्स। अब सोचने वाली बात है कि मैम ये आ कहाँ से रहे हैं, ये बेसिकली आपके पास जो आपका सॉइल था, है ना, जो मिट्टी थी, जो पानी था, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया पानी में है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया सॉइल में है, तो वहां से आपको मिल रहा है, आपके क्रॉप्स को मिल रहा है, एंड इवेंचुअली दे आर कॉजिंग डैमेज टू दी क्रॉप, ठीक है। क्रॉप को वो मार रहे हैं। तो अब हम इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसका ध्यान कैसे रख सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो वी नीड टू यूज दी पेस्टिसाइड्स। तो हमें यहाँ पर पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत है, जैसे कि हर्बिसाइड्स हो गए। हर्बिसाइड्स के हो गए जो आपके अलग अलग वीड्स हैं, वो एक तरीके से हर्ब्स है, ठीक है ना। तो प्लांट्स ही हैं आपके, तो वहां पर हम हर्बिसाइड्स यूज करेंगे। इंसेक्ट्स को मारने के लिए वे पीपल आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, और इसी के साथ पेस्टिसाइड्स हो गए। फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स तो कॉमनली इनको बोला जाता है फंजीसाइड्स हो गए। तो फंगल इन्फेक्शन आपके क्रॉप में ना बढ़े, उसके लिए हम फंजीसाइड्स यूज करते हैं। सो ये प्रिवेंट करते हैं द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, नाउ वी नीड टू टेक द प्रिवेंटिव मेथड्स। अब हमें कुछ ऐसे भी कई बार मेथड्स लेने पड़ते हैं जिससे कि आप अपनी क्रॉप को ध्यान रख सकते हैं, वीड उसमें ना पैदा हो, यानी कि अनवांटेड प्लांट आपकी क्रॉप्स में ना हो। और उसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो भी एक किसान होता है जो कि बहुत सालों से खेती कर रहा है, उसको ये ज़रूर पता है कि उसकी फसल में ऐसा कौन सा प्लांट उगना शुरू हो गया है जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो क्या करता है, मैकेनिकली यानी कि अपने हाथों से ही क्रॉप को देखता है, उसे उखाड़ता रहता है, यानी कि उसको निकालता है बाहर। तो उसको एक मैकेनिकल तरीका कहते हैं, ठीक है ना, वेयर यू आर यूजिंग योर ओन हैंड्स एंड फीट और वट एवर, बट आप उसको प्लग कर रहे हो, आप उसको निकाल रहे हो। इसी तरीके से एक और तरीका होता है प्लोइंग डीप इनसाइड, यानी कि आपने सॉइल को इतना खोदा, जैसे कि जिसको समर प्लोइंग भी कहते हैं, तो आपने इतना खोदा कि आप बहुत नीचे जाकर सॉइल को लेकर आ रहे हो, है ना, तो वहां पर वीड की ग्रोथ नहीं होती है। साथ ही साथ क्या हो सकता है, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि समय से आपने क्रॉप्स को रोटेट करा, साथ ही साथ आपने जो बीज बोए हैं वो टाइमली, जब सीजन है, जब उसने बढ़ना है तभी
ये एक अच्छे किसान को जो कि बहुत सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, उसको ये सब चीज़ें ज़रूर पता होंगी कि इंटरक्रॉपिंग करो, सो दैट कि आप दो अलग अलग क्रॉप्स को जब उगाओगे तो एक का न्यूट्रिएंट आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि पहली क्रॉप यूज़ कर सकती है, एक के खराब होने पे दूसरे को नुकसान नहीं होगा, और क्रॉप रोटेशन आप करते रहें टाइम टू टाइम। तो ये सब वो मेजर्स हैं, ये सब वो मेथड्स हैं जिससे आप वीड्स को प्रिवेंट कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। द लास्ट वी हैव अ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब हमारे पास एक और तरीका है कि चलो अब आपने हार्वेस्ट कर लिया है, यानी कि पूरी फसल आपकी पूरी हो गई है, उसका टाइम आ गया है टू प्लक दैट आउट, उसको बाहर निकालने का समय आ गया, सो दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अब बात आती है, कई बार पता है आप लोग देखोगे, इसी स्टोरेज ऑफ ग्रेन से मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी हम कभी ट्रैवल करते हैं ना, खासकर मैं अगर कभी भी ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ, नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि आलू के खेत बीच में मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। आलू मिल गया या सनफ्लावर तो ठीक है, बट सनफ्लावर को मैंने कभी भी ना बोरियों में, मतलब बोरों में पैक होते हुए नहीं देखा है, इससे जो ग्रेनरीज होती हैं। तो आलू को लेकिन ज़रूर देखा है। तो ऑरेंज कलर के उनके कुछ पैकेट्स आप लोगों ने देखे होंगे मार्केट में जब मिलता है, जो आपकी जूट की, जिसको हम लोग बोलते हैं बोरी बोलते हैं, या फिर अलग अलग जूट के एक ब्राउन कलर के आपको ये कुछ बैग्स दिखेंगे, है ना, कुछ 20-20 किलो के वो होते हैं। उनको खेतों में ना मैंने एक बार देखा कि बिल्कुल भर रखा है, बिल्कुल मैंने कहा ये क्या खेती में क्या दिख रहा है, मतलब खेत में क्या दिख रहा है, खेती तो नहीं, खेत में क्या दिख रहा है। ध्यान से उसको ध्यान दिया गया तो भी देखा कि अच्छा ये तो वो पैक्ड आपका आलू है ना, जो कि हार्वेस्ट किया गया, निकाला गया और उसको पैक करके अब अपना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हैं, देखने को मिल जाती हैं, और इनको स्टोर करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनको स्टोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से स्टोरेज में लॉस होता है, इन्वेंट्री में लॉस होता है। इन्वेंट्री यानी कि आपके पास जितना भी माल है आपने इतने बड़े बड़े ग्रेनरीज में रखा है, चूहा आ सकता है, चूहा छोड़ो चूहे आ सकते हैं, है ना, तो वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। रॉडेंट्स कहते हैं जिनको, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए। इसी तरीके से बैक्टीरिया लग सकता है, माइट्स, है ना, जैसे दीमक जिसको कहते हैं, वो हो सकता है। तो बायोटिक फैक्टर्स ये हैं कि आपके जो इंसेक्ट्स हैं या आपके जो रॉडेंट्स हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ए बायोटिक फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इट कुड बी इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी है तो वो ह्यूमिडिटी से ही खराब हो गई, मतलब 6-7 महीने पड़ी रही, सरप्लस में कुछ वीट हमारी ग्रो कर गई थी। या फिर चीनी अगर आप कभी देखोगे ना तो इंडिया में खासकर ये सरप्लस में ही रहती है, यानी कि इतनी आप उगा लेते हो, इतना आप उसका शुगर केन की खेती कर लेते हो कि वो सरप्लस में रहती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसकी हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर है एनवायरनमेंट में तो वहाँ पर वो खराब हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए एंड द प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जिससे कि बचाया जा सकता है और खराब कौन करता है ना, तो ये वो फैक्टर्स थे। अब होता क्या है, ये फैक्टर्स की वजह से या तो आपकी क्वालिटी डिग्रेड होगी, ऑब्वियसली अगर मैं थोड़ा सा भी नमी वाले शुगर को, नमी वाले चीनी को या गुड़ को या शक्कर कह लो, कुछ भी कह लो, है ना, उसको बेचने जाऊंगी, या फिर जो मेरा आलू है जो कि काफ़ी समय से पड़ा था तो उसमें कीड़ा लग गया है, वो सड़ना शुरू हो गया है, तो वहीं ना कहीं उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई, है ना। उसके बाद वेट में लॉस होगा, क्योंकि अगर रॉडेंट्स उस पर आ गए, चूहे आ गए, तो आधा तो वो खा चुके हैं। पुअर जर्मेटेबिलिटी, जर्मिनेशन, ठीक है। तो पुअर जर्मिनेशन का मतलब है कि अच्छी ग्रोथ ही नहीं हमें दिख रही है, और आपके जितने भी आलू है, आपका जो वीट है वो डिसकलर हो चुका है, यानी कि उसका अच्छा जो उसका एक्चुअल कलर था वही खराब हो गया है, वो थोड़ा पेल पड़ने लग गया, थोड़ा हल्का कलर होने लग गया है। तो यानी कि उसको रखा हुआ काफ़ी समय हो गया है और अब वो सड़ने लगा है, वो बासा होने लगा है, ठीक है। हर रॉ मटेरियल की अपनी एक एज लिमिट होती है, जिस तक आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे तो उसके अंदर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, बट जितना समय बाद आप उसको यूज़ करोगे उतना ही वो खराब होने लगेगा। अच्छा, एक और बड़ा अच्छा सा फैक्टर आपको बताती हूँ। आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब भी हम लोग के घर में आलू प्याज आता है या रखते हो तो आप देखोगे कि अगर बहुत दिन तक प्याज यूज़ नहीं हुआ है ना, तो आगे से जर्मिनेशन उसके एंड से स्टार्ट हो जाता है ना। या फिर हम देखते हैं कई बार कि आलू है तो उसमें छोटा छोटा सा जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, ऐसा आप देखोगे कि ऐसा कुछ ग्रो करना शुरू कर गया इस तरीके से। बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है, वियर्ड लगता है, बट हाँ होता ज़रूर है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि पुअर स्टोरेज से
हो सकता है। ठीक है, चले आगे देखते हैं। सो अब इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा जो मैनेजमेंट है वेयर हाउसेस का, वेयर हाउस वही था जिसको मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है, जो बड़े बड़े स्टोर रूम्स होते हैं ना, काफी बड़े होते हैं, मतलब आपका घर छोड़ो, पूरा आप अपना कॉलोनी ले लोगे उतना बड़ा एक वेयर हाउस होगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े जो वेयर हाउसेस होते हैं वो होते हैं कहीं ना कहीं पे उनको मैनेजमेंट, उनकी सफाई, उनकी प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो सूखा होना चाहिए, नमी कहीं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट, तो ऑलरेडी पहले से आप फ्यूमिगेट कर चुके हो, यानी कि उस जगह को पेस्टिसाइड्स करवा दिया आपने, वहां पर कोई कीड़ा नहीं पनपेगा, कोई ह्यूमिडिटी से कोई और इंसेक्ट वहां पर नहीं आएगा। तो ये सारे फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं टू कीप इन माइंड कि भाई आपका जितना भी आपने स्टोर किया है दैट वुड बी मतलब वो ठीक रहे। ठीक है, सो बस हमें यहीं तक पढ़ना था, यही है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन। अब मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि जितना हम लोग करते आ रहे हैं बस उतना ही रिक्वायर्ड है, एक स्टेप ऊपर नहीं, एक स्टेप कम नहीं। ठीक है, बस आप इसको पढ़ो, आप इसको समझो, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। क्लियर है? चलो, तो अब मैं आप लोगों से मिलने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैटल फार्मिंग पे, पोल्ट्री फार्मिंग पे, सो एंड सो। ठीक है, सो आई होप टू गाइस सी यू ऑल, एंड तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय बाय।